Change Your World by John C. Maxwell and Rob Hawkins। दुनिया में कुछ बदलाव लाने के लिए आपका होपफुल होना बहुत जरूरी है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपनी लाइफ को फुल पोटेंशियल के साथ नहीं जी रहे हैं? भले ही आपको अपने टैलेंट के बारे में पता हो, लेकिन आप कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि शुरुआत कैसे करना है। हम सभी के अंदर वो पोटेंशियल है जिसकी मदद से हम दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अच्छी नीयत होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इन चैप्टर्स की मदद से हमको पता चलेगा कि नीयत को एक्शन में कैसे बदल सकते हैं। आपको पता चलेगा कि मीनिंगफुल कॉज के बारे में कैसे पता चल सकता है। सबसे जरूरी बात आपको पता चलेगी कि बड़े से बड़े बदलाव की शुरुआत आपके ही अंदर से हो सकती है। अगर आप भी अपनी लाइफ को वैल्यूज के साथ बिताएंगे तो फिर आप भी अपने आसपास के लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के दौर में कोई भी न्यूज़पेपर ओपन करेंगे तो आपको देश दुनिया की भयानक खबरें देखने को मिलेंगी। उन खबरों में कोरोना वायरस से हुई लाखों मौतें भी शामिल होंगी और दो देशों के बीच में बिगड़ते हालात भी। ऐसी खबरों को पढ़ने के बाद कोई भी इंसान डीमोटिवेट हो सकता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि इस दुनिया को बदलना उसके बस की बात ही नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि कोई और आकर इस वर्ल्ड की दिक्कतों को सॉल्व करेगा। आपको समझना चाहिए कि पहला कदम ही सही, लेकिन वो कदम आपको ही उठाना पड़ेगा। अगर वाकई आप इस वर्ल्ड को बदलना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आपको फैसला लेते हुए तरीका ढूंढना होगा कि कैसे आप इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। लेखक बताते हैं कि हम लोगों ने खुद को एक आर्टिफिशियल बिलीफ सिस्टम से घेर लिया है। हमने अपने दिमाग में बैठा लिया है कि हम इस दुनिया को बदल नहीं सकते हैं। आप अपने बिलीफ सिस्टम को बदलकर ही बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये भी सच है कि एक कदम से आप वर्ल्ड की दिक्कतें खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप खुद के लिए शुरुआत जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर आप ब्रायन जैरेट की कहानी को देख सकते हैं। इनका बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था। इनके पिता ने इन्हें छोड़ दिया था। बचपन में ही इनको सेक्सुअल अब्यूज का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से इनकी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई थी। इन्होंने गरीबी के साथ साथ मानसिक प्रताड़ना का भी सामना किया था, जिसकी वजह से इनकी जवानी भी खराब चल रही थी। ब्रायन जैरेट को नशे की लत लग गई थी। उस दौर में उन्हें उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। ब्रायन जैरेट ने खुद की लाइफ को खराब होने से खुद ही बचाया। अब सवाल ये उठता है कि कैसे बचाया था। आपको बता दें कि ब्रायन जैरेट ने खुद को एक मोटिव दिया था। उन्होंने खुद से वादा किया था कि जो उनके साथ हुआ है वही चीज किसी और बच्चे के साथ नहीं होने देंगे। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले खुद की लाइफ को बदलने की शुरुआत की। इसके बाद अपनी शादी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक संस्था की शुरुआत की थी। इस संस्था के द्वारा गरीब बच्चों का मार्गदर्शन किया जाता है। इस कहानी से आप जान सकते हैं कि कैसे इच्छा शक्ति भर से इस दुनिया को बदलने की शुरुआत की जा सकती है। इसीलिए अब से आपको बहाना नहीं बनाना है। आपके पास जैसे भी रिसोर्सेज हैं, उनकी मदद से इस दुनिया में बदलाव लाने की शुरुआत कर दीजिए। ब्रायन जैरेट की तरह ही आपको भी फ्यूचर को लेकर होपफुल रहना चाहिए, लेकिन होपफुल आंखें बंद करके नहीं रहना है। आशावादी होने का मतलब है कि आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे के सफर को पूरा करना है। आपकी रिसर्च इतनी मजबूत होनी चाहिए कि सफर में आने वाली हर दिक्कत के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। इसी के साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन दिक्कतों का सामना कैसे करना है। इसी के साथ अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इस वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। छोटे छोटे एक्शन के प्रभाव को समझिए, उससे बड़े बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। एक छोटा सा किस्सा है जिसे लेखक सुना रहे हैं। एक आदमी समुद्र के तट के किनारे किनारे चल रहा था। वहां से बहुत सी स्टारफिश दिख रही थी, जो कि समुद्र की लहरों की वजह से बाहर आ चुकी थी। बहुत सारी स्टारफिश तो मर भी चुकी थी। कुछ देर आगे चलने के बाद उसे एक लड़का नजर आता है। वो उस लड़के को गौर से देखता है। लड़का एक एक करते हुए स्टारफिश को फिर से समंदर के अंदर फेंक रहा था। उस आदमी को ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वो लड़के के पास जाते हुए कहते हैं कि तुम एक एक करके भी सबको नहीं बचा पाओगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इस सवाल के जवाब में लड़का कहता है, मैं जानता हूँ कि सबको बचाना मेरे बस की बात नहीं है,
लेकिन फिर भी मैं किसी एक स्टारफिश की लाइफ को बदल सकता हूँ। स्टारफिश और उस लड़के की कहानी बताती है कि कैसे विल पावर काम करती है। आपको भी पता होगा कि आप पूरे वर्ल्ड को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी विल पावर से किसी एक की लाइफ में बदलाव जरूर ला सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको देखकर कई लोग इंस्पायर भी हो सकते हैं। रॉब हॉकिंस घूमने के लिए लीमा गए हुए थे। वहां उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी। उस लड़की के अंदर काबिलियत तो बहुत थी, लेकिन वो अपने परिवार के साथ काफी गरीबी में रह रही थी। उसके पिता को ड्रिंकिंग की बुरी आदत लगी हुई थी, जिसकी वजह से लड़की की पढ़ाई बंद हो चुकी थी। फिर ऑथर रॉब हॉकिंस ने लोकल्स की मदद से उस लड़की का दाखिला पढ़ाई के लिए स्कूल में करवाया था। लड़की ने भी बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हुए सभी एग्जाम्स पास किए थे। बाद में उसी लड़की ने एक स्कूल भी ओपन किया था, जिसमें जरूरतमंद बच्चों को दाखिला दिया जाता था। ये देखकर उसके पिता ने भी ड्रिंकिंग की आदत छोड़ दी। अब उसका पूरा परिवार सही काम में लग चुका था। यहाँ आपको पता चला होगा कि एक छोटे से प्रयास से कितने बड़े बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। आपको बस उस छोटे से बदलाव की शुरुआत करनी होगी। इसके बाद तो मदद के लिए हाथ अपने आप ही आते रहते हैं। इसीलिए कभी भी छोटे छोटे बदलावों से डरना नहीं चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आप अपनी कम्युनिटी को बदलने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद का इंटरेस्ट पता करना होगा। खुद से सवाल करिए कि आपका पैशन क्या है, आपके अंदर कौन सी क्वालिटी बेस्ट है, आप उन क्वालिटी की मदद से दुनिया में क्या बदलाव ला सकते हैं। छोटे छोटे कदमों के लिए सबसे जरूरी है कि आपको आपकी काबिलियत के बारे में पता होना ही चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप वर्ल्ड में किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं। आपको ट्रांसफॉर्मेशन टीम के बारे में भी पता होना जरूरी है। सैम यॉडर एक छोटा कारोबारी था जो सभी की तरह कोरोना से परेशान था। उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि वो अपने साथ काम करने वाले 100 लोगों की सैलरी को चालू कैसे रखेगा। जिसकी उम्मीद नहीं थी उसी तरीके से समाधान उसके पास आया। एक प्रिंटिंग कंपनी ने सैम यॉडर से संपर्क किया। प्रिंटिंग कंपनी ने सैम से कहा कि क्या उसकी कंपनी उनका फेस शील्ड बनाने में मदद कर सकती है। उस फेस शील्ड की मेडिकल वर्कर्स को काफी जरूरत थी। प्रिंटिंग कंपनी खुद फेस शील्ड नहीं बना सकती थी। इसके पीछे की वजह ये थी कि उनके पास रॉ मटेरियल तो था, लेकिन उनके पास प्रोडक्शन में काम करने वाले लोग नहीं थे। सैम ने हाँ करने में जरा भी देर नहीं दिखाई। उन्होंने अपने वेयर हाउस को फेस शील्ड बनाने के लिए तैयार कर लिया था। सैम ने अपने वेयर हाउस में 35,000 मास्क प्रतिदिन बनाने की शुरुआत कर दी थी। सभी ने मिलकर मेहनत की शुरुआत कर दी थी। इससे धीरे धीरे ना ही सभी की सैलरी मिलने लगी, बल्कि कंपनी को भी काफी ज्यादा फायदा होने लगा था। इस कहानी से पता चलता है कि अगर किसी भी काम को मिलकर किया जाए तो बड़ी सफलता मिल सकती है। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि टीम के साथ काम करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल हमें पावर ऑफ टीम के बारे में बताता है। भले ही सैम के अंदर लीडर क्वालिटी थी, लेकिन अगर उसका साथ टीम नहीं देती तो फिर वो अकेले कुछ खास काम नहीं कर सकता था। इससे हमें ये भी पता चलता है कि रियल चेंज के लिए हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन टीम की जरूरत पड़ती है। साथ में हम इतना ज्यादा अचीव कर सकते हैं जितना हम अकेले सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल एक ही उठता है कि आप सही टीम का चुनाव कैसे करेंगे। सही टीम में सही मेंबर्स के होने की जरूरत होती है। इसके लिए आपका चुनाव भी सही होना चाहिए। सही टीम के चुनाव के लिए आपको ऐसे लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए जो लोग उस काम को कर रहे हों या फिर उसको लेकर पैशनेट हों। अगर आपको ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन भी मिलता है तो फिर देर मत करिए और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने की कोशिश करिए। इस तरह से भी आप एक अच्छी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिल रहा है तो फिर अब समय आ गया है कि आप खुद की टीम का चुनाव करें। इसके लिए आपको अपने आइडिया को लोगों के साथ बांटना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने परिवार और दोस्तों की भी मदद ले सकते हैं। हमेशा ऐसे लोगों का चुनाव करिएगा जो आपके लक्ष्य के प्रति मोटिवेट रहें। याद रखिएगा कि सही लोगों के साथ काम करना बेहतर होता है। इसलिए बहुत सारे लोगों को जोड़ने के बजाय आपको सही लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ पैशन से कुछ नहीं होने वाला। क्लियर गोल्स और लीडरशिप के महत्व को समझने की कोशिश करिए। अगर हम साल 2011 को याद करते हैं तो बहुत कुछ याद आता है। उसी में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट प्रोटेस्टर भी याद आते हैं। उस प्रोटेस्ट में बहुत तेज तेज नारे लगे थे, कई मीटिंग्स भी हुई थी, ग्लोबल स्तर पर पहचान भी बनी थी। लेकिन फिर वो आंदोलन शांत हो गया। ऐसा क्यों हुआ था?
ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि उस प्रोटेस्ट में कमिटमेंट तो था, लेकिन कोई भी क्लियर गोल नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पॉजिटिव गोल होना जरूरी होता है। क्लियर गोल ना होने की वजह से उस आंदोलन में लीडरशिप की कमी आ गई थी, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट भी खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। इसीलिए कहा गया है कि रियल बदलाव के लिए सिर्फ पैशन से कुछ नहीं होता है, उसके लिए आपके पास लीडरशिप क्वालिटी और क्लियर एंड क्लिस्टर गोल के होने की जरूरत होती है। इसीलिए हमेशा अपने गोल को क्लियर रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका क्लियर गोल क्या है। उस गोल के बेसिस पर आपको अपनी टीम का चुनाव भी करना चाहिए। इसी के साथ आपको ये एहसास होना चाहिए कि लीडरशिप का मतलब क्या होता है। एक लीडर के तौर पर आपको ज़मीनी हकीकत के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं तो भी आपको ग्राउंड जीरो के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी आप सक्सेस को क्रैक कर पाएंगे। इसी के साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि रियल चेंज तभी आता है जब टॉप की लीडरशिप को बॉटम का सपोर्ट होता है। इसका एग्जाम्पल आपको किसी भी राजनीतिक पार्टी का इतिहास पढ़ने से पता चल जाएगा। इसीलिए लीडरशिप के गुण को सीखने की कोशिश करते रहिए। अब आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा, अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाने की जरूरत आ गई है। सोचिए कि आप किसी बिजनेस लीडर के साथ लंच में गए हुए हैं। आप दोनों ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए मिल रहे हैं। आप उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का मन बना चुके हैं। तभी आप देखते हैं कि वो वेटर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। अब क्या होगा? अब आपके मन में थोड़ा सा संशय आएगा ही। कोई भी ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना चाहता जिसके अंदर वैल्यूज की कमी हो। इसीलिए अगर आपको भी ऐसा लीडर बनना है जिसे दुनिया में कुछ बदलाव लाना है, तो फिर आपको भी अपने अंदर अच्छी वैल्यू सिस्टम को उकेरना पड़ेगा। किसी भी धर्म ग्रंथ की आप बात करें, सभी में एक चीज बताई गई है कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। इस वैल्यू सिस्टम को खुद के अंदर लाने की जरूरत है। लेकिन अगर आप ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं जहां पर आपको अच्छी वैल्यूज के बारे में ना बताया गया हो, तो क्या तब आप वर्ल्ड में बदलाव ला सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छी वैल्यूज के साथ खास बात क्या है? इसके साथ खास बात यही है कि इसे समय के साथ सीखा और समझा जा सकता है। वैल्यू सिस्टम को आप सीख सकते हैं, वैल्यू सिस्टम को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए आपकी हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि अच्छी वैल्यूज को अपनाते चलें। गुड वैल्यू को अपनाने के बाद आपके अंदर कई तरह के बदलाव आएंगे। आप दुनिया को बेहतर नजर से देखने लगेंगे। आपके अंदर एक अलग नजरिए का जन्म होगा। ऐसा कहा जाता है कि अच्छी आदतों से एक मजबूत चरित्र का निर्माण होता है। इसीलिए इंसान को हमेशा अपने चरित्र के ऊपर काम करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आप बेहतर से बेहतर इंसान बनते जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्सेशन के महत्व को समझने की कोशिश कीजिए। जरा सोचिए कि आखिरी बार आपने अपने दोस्त के साथ बैठकर कब बात की थी। वो भी ऐसी बात कि खाना ठंडा हो गया हो और आप दोनों का जिंदगी को लेकर डिस्कशन खत्म ही ना हुआ हो। लाइफ में गुड कन्वर्सेशन का बहुत अधिक महत्व है। हमें इस महत्व को समझना चाहिए। इसकी मदद से हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्सेशन के महत्व को समझने की जरूरत है। अगर आपको सिचुएशन की असलियत के बारे में जानना है तो फिर इसका सबसे अच्छा तरीका सिर्फ और सिर्फ बातचीत ही है। बातचीत की मदद से आप किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यूज को समझ सकते हैं। इसीलिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको कन्वर्सेशन करना आना ही चाहिए। ऑथर कहते हैं कि बातचीत की पावर बहुत अधिक होती है। इसकी मदद से आप पूरी दुनिया को ही बदल सकते हैं। इसीलिए आपको इस आर्ट को सीख लेना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर आप कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं तो फिर आप इसे सीख भी नहीं सकते हैं। ये एक ऐसा आर्ट है जिसे कोई भी सीख सकता है। इसको सीखने के लिए बस आप में लगन होनी चाहिए। लेकिन इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्सेशन क्या होती है। इस बातचीत में कई लोग साथ में बैठते हैं। उनकी बातचीत का उद्देश्य ही वर्ल्ड में कुछ बदलाव लाने का होता है। अगर आप भी ट्रांसफॉर्मेशन टेबल पर बैठना चाहते हैं तो फिर खुद से सवाल करिए कि क्या आप खुद के अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? आप खुद की कम्युनिटी की कैसे मदद कर सकते हैं? क्या आपके पास जरूरी स्किल्स हैं? अगर हैं तो बढ़िया, नहीं है तो उन्हें सीखने की शुरुआत कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कोई भी स्किल और वैल्यू को सीख सकते हैं। इसके लिए बस आपको खुद के ऊपर मेहनत करनी होगी। आपके छोटे से एफर्ट से दुनिया में बड़ा बदलाव आ सकता है। इसीलिए उस एफर्ट को लेने से पीछे हटने की जरूरत नहीं है।
कई सफल लीडर्स की आदत होती है कि वो अपने एफर्ट्स और उसके रिजल्ट के ऊपर नजर बना कर रखते हैं। यही आदत आपको भी खुद के अंदर लाने की जरूरत है। आपको हिसाब रखना पड़ेगा कि किस एफर्ट से कितना रिजल्ट आ रहा है। इससे आपको फील गुड फीलिंग भी आएगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अच्छा करने में और अच्छा महसूस करने में फर्क भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने काम से खुशी तो होगी, लेकिन उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होगा जितना आप चाहते हैं। ऐसा ही कुछ ऑथर के साथ भी हुआ था। ऑथर की टीम HIV के ऊपर काम कर रही थी। उनकी टीम को अपने एफर्ट से खुशी भी हो रही थी, लेकिन जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो वो कुछ और ही बता रहा था। रिजल्ट के अनुसार उस पीरियड ऑफ टाइम में HIV पेशेंट में गिरावट नहीं आई थी। रिजल्ट साफ तौर पर दर्शा रहे थे कि HIV केसेस बढ़ रहे हैं। इस रिजल्ट को देखने के बाद ऑथर को पता चल चुका था कि उनकी टीम मेहनत तो बहुत कर रही है, लेकिन उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इस पॉइंट के बाद ऑथर को पता चला कि अगर उन्हें रियल चेंज लाना है तो फिर उन्हें अपने रिजल्ट का आकलन भी करते रहना होगा। बिना आकलन किए रियल चेंज पॉसिबल ही नहीं है। कुछ स्टेप्स का यूज करते हुए आप अपने एक्शन को जांच सकते हैं। फर्स्ट D फेज का नाम डिस्कवरी है। ये स्टार्टिंग फेज है। इसमें आपको जानकारी को इकट्ठा करना होता है। इस फेज में आपको अपने रिसोर्सेज से लेकर रिसर्च तक की जानकारी को इकट्ठा करना है। सेकेंड D फेज का नाम डिजाइन है। नाम से ही पता चल रहा है कि इस फेज में आपको प्लान ऑफ एक्शन बनाना है। इसे प्लानिंग और डिस्कशन फेज भी कहते हैं। तीसरा स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्टेज में आपको पता लगाना होता है कि आपकी तैयारी और रिजल्ट में कितना अंतर आ रहा है। चौथे फेज को डॉक्यूमेंट कहते हैं। इस फेज में आपको हर तैयारी और उसके रिजल्ट को लिखना पड़ता है, इसलिए ही इसे डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। आपके पास रिकॉर्ड रहना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य की तरफ किस स्पीड से भाग रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी तक आपने कितने एफर्ट्स लगाए हैं। फाइनली पांचवा फेज आता है, उसे ड्रीम फेज कहते हैं। इस फेज में आपको अपनी टीम के साथ भविष्य की प्लानिंग करते हुए सपनों को उड़ान देनी होती है। दुनिया में कुछ भी बदलाव लाने के लिए आपको अपनी एफर्ट्स को देखने की जरूरत होती ही है। कुल मिलाकर वर्ल्ड को चेंज करने के लिए आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए बस आपके पास पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। इसी के साथ आपके पास एक अच्छी टीम भी होनी चाहिए जिसका चुनाव आपको बहुत सावधानी से करना होगा। क्या करें? अगर आप अच्छा प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो फिर आपको कहानी सुनाने की आदत डालनी चाहिए। आपको इस कला को खुद के अंदर लाना ही होगा। इससे आपकी पर्सनालिटी में काफी अच्छे बदलाव आएंगे। वर्ल्ड को चेंज करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है तो शुरुआत करना। इसीलिए देर मत करिए और शुरुआत कर दीजिए।